नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और आज का ये एपिसोड बहुत खास है। बहुत खास का मतलब कुछ ऐसा खास है कि एक ऐसी शख्सियत के साथ इस वक्त मैं हूँ जिसे शायद सबसे ज्यादा हरियाणा की जनता सुनना चाहेगी, देखना चाहेगी, उनके बारे में बातें करना तो वो चाह ही रही है। मैं बात कर रही हूँ किरण चौधरी जी की। जी हाँ, परिचय की मोहताज नहीं है, किस पार्टी से हैं, क्या हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें करने की जरूरत है ही नहीं। सीधे हम किरण चौधरी जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। धन्यवाद विशाल जी। पहला सवाल, एक्चुअली मैं क्या कहूँ, सारी जनता ही बात कर ही रही है इस बारे में। 40 साल से ज्यादा, जैसे आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, 40 साल का एक सफर एक पार्टी के साथ, आपने कह सकती हूँ कि आपने एक जिंदगी का एक पार्ट उस पार्टी को दिया और उसके बाद आप आगे बढ़ती हैं और एक दूसरी प्रदेश की जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उस पे आप फिलहाल हैं। तो लेकिन ये जो पूरी जर्नी है, आप अपने 40 साल का थोड़ा सा बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा, उसके बाद हम धीरे धीरे चीजों पर आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। ये एकदम तो इनकैप्सुलेट तो नहीं मैं कर सकती, टू शॉर्ट अ टाइम। बट ये है कि हाँ, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, राजीव जी ने दिया पहले, फिर उसके बाद सोनिया जी ने दिया। अच्छा, आप राजीव जी के समय से? जी। मैं जब संगठन के अंदर आई, जब राजीव जी के समय आई, और फिर उसके बाद सोनिया जी के साथ जो है उन्होंने मुझे दिया और काम किया बड़ा मिलकर, पूरा जो है संगठन से लेकर। कैसा समय था वो जमाना ही निकल गया, वो समय और था और वो ना कभी दोबारा से आएगा, क्योंकि अब तो जमाना ही पलट गया, मायने ही पलट गए, वैल्यूज ही पलट गई। जी, सारा कुछ ही पलट चुका है। जी। तो वो सफर जो है मैंने तय करा, और वो भी संघर्ष का सफर था। मैं ग्रास रूट से उठ के आई। चौधरी बंसीलाल जी के घर में मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने राजनीति जो है दिल्ली में ग्रास रूट से शुरू करी। एक ब्लॉक लेवल से जो है मैंने राजनीति करी। और सामने की तो जो सफर है वो सब जानते ही हैं, बिल्कुल बड़ा संघर्ष के साथ और बहुत मेहनत, ईमानदारी के साथ मैंने काम करा, जिसके लिए आज जो है बेबाक तरीके से जो है मैंने अपनी बात रखी। कोई एक दाग नहीं लगने दिया छवि के ऊपर, और वही नतीजा है जिसके लिए आज लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल, कि जो काम करना है वो करना है, उसमें कोई कोताही की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने अभी कहा कि बहुत संघर्ष में रहा है, और आपने बिल्कुल कहते हैं ना, जमीन से शुरू किया है। आपने कहा कि ग्रास रूट से मैंने शुरू किया। इतने संघर्ष के बाद, इतना आपने जिसे बोलते स्ट्रगल किया है हर चीज में, और उसके बाद अचानक आपको लगने लगता है अपने ही प्रदेश में आप कहीं ना कहीं पराई से महसूस करने लगती हैं किन्हीं सिचुएशंस के चलते, और उसकी वजह से एक ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है जब आपको लगता है कि मैं घर पे होकर भी घर में नहीं हूँ, और उसकी वजह पराई हूँ। ये एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर आई और आपने ये व्यथा दिखाई भी। वो समय कैसा था जब आप इस चीज को लेके स्ट्रगल कर रही थी कि क्या मैं अपनी पार्टी की वही वाली सदस्य हूँ? क्यों मुझे किनारा किया जा रहा है? क्यों मुझे हाशिए पे रखा जा रहा है? क्या आपने इनका जवाब ढूंढने की कोशिश की कभी? बिल्कुल, बहुत कश्मकश रही और बहुत जद्दोजहद के साथ जो है ये फैसला मैंने लिया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है जो बात थी वो जो है अब रही नहीं, क्योंकि अब हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, मैं उसी पर हर तरीके से जो है बैलेंस ऑफ पावर जो था वो हमेशा सबको बैलेंस बनाकर रखा जाया करता था। और जब बैलेंस होता है, सभी फैक्शंस जो हैं या जो भी अलग अलग सब लोग हैं जिनके अपनी कार्य प्रणाली है या जिनसे जो काम कर रहे हैं, तो वो सबको अगर रखा जाता है तो फिर बात आगे बढ़ती है, क्योंकि एक आदमी से तो कभी कुछ चल नहीं सकता। बिल्कुल। अब मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, शैलजा जी के साथ जुड़े हुए हैं, रणदीप जी के साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन अजय के साथ जो जुड़े हुए हैं, हुड्डा के साथ जो जुड़े हुए हैं, सारे जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो सारे लोग इकट्ठे आते हैं और फिर पार्टी आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप वो 5-7 जो लोग हैं, जो चेहरे हैं, देखो नेता बनते हुए बड़ा समय लगता है। It takes you more than 30 to 40 years to reach that level। और आप अपने ही नेताओं को खत्म करो
उनको बिल्कुल बिल्कुल कर दो और उनको ऐसा ऐसा खत्म करना शुरू कर दो। ऐसा क्यों? और बाकियों को सबको खत्म कर दो, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी उसके लिए, मोह के लिए कि बस ये कोई सामने नजर ना आए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ये इस रास्ते को साफ करने तो आप जरूर चले हैं, लेकिन वो साफ करते करते आपने कांग्रेस को ही साफ कर दिया। क्योंकि ये जो इस तरह से जो सफाई होती है तो कांग्रेस भी साफ हो रही। अब आप जो है असर तो पड़ता ही जो है। कोई इलेक्शन लड़ रहा है उसके सामने आप लोग लड़ाते हैं, इंडिपेंडेंट आप लोग लड़ाएंगे, वो फिर नुकसान करेंगे, फिर जब इलेक्शन पूरा हो जाएगा फिर उनको आप वापस पार्टी के अंदर सम्मिलित कर लेंगे। तो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? ठगा सा महसूस करते हैं वो। वही हालात जो है आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हो गई है कि ना तो शैलजा जी के लिए, ना मेरे लिए, ना रणदीप जी के लिए, ना अपने कैप्टन अजय यादव के लिए कोई किसी तरह की जगह ही नहीं छोड़ी कि बिल्कुल इस तरह से इनको एक कोने में हाशिए पे ला के डाल दो कि कोई जो है, ताकि अपने आप ही जो है चले जाएं। और ये हमारे से पहले कांग्रेस का ये हाल हुआ क्यों है? कांग्रेस का जो आज जो है बड़े बड़े नेता बीजेपी के अंदर हैं, सारे के सारे कांग्रेस से निकाले हुए हैं, सारे कांग्रेस से गए हुए हैं। सो कांग्रेस तो खाली इन्होंने करी है। हरियाणा के अंदर तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति को श्रेय जाता है ये सारा, आपने कहा हरियाणा कांग्रेस को खत्म करने का। आपने कई बार खुले तौर पर, जैसे आप जानी जाती हैं इस चीज के लिए कि प्रदेश कांग्रेस जो है वो पिता पुत्र की पार्टी बन गई है, बिल्कुल, और किसी और के लिए वहां जगह ही नहीं है। देखिए, जब सिस्टम पूरी तरह से कैप्चर हो जाता है, हाँ, जो इन्होंने कर लिया है, तो फिर रास्ता किसी और के लिए बचता ही नहीं है। कोई स्पेस खत्म कर दी ना, दे स्पेस नहीं छोड़ी किसी के लिए भी। सारा सिस्टम ऊपर भी नीचे भी सारा कुछ जो इन्होंने कैप्चर कर लिया है, तो फिर स्पेस रही नहीं, क्या करेंगे फिर? भिवानी की जनता ने क्या एक्सेप्ट कर लिया आपको बतौर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता? इस तरह से क्या उनका क्या रिएक्शन रहा जब आपने बताया कि मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी? मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि जब से हरियाणा की राजनीति में आई, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसीलाल जी के बहुत सारे समर्थक हैं। आज केवल भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर हैं। और पिछले जब कार्यभार था, जब 10 साल थे, मैंने जिस तरह से भी छोटा मोटा तरीके से उनको संगठित करके रखा जी। और अब ये 10 साल भी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब परिवार की तरह जो है ये लोग कार्यकर्ता हमारे लोग हैं, परिवार है, ये एक बड़ा परिवार जी, है जी। कोई इसमें पार्टीबाजी वाली बात नहीं है। और बिल्कुल ना कुछ होते हुए भी इन्होंने हमेशा से साथ दिया है। तो जो मेरे साथ जो कांग्रेसी मेरे साथ थे, और जो चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के जो समर्थक जो थे, उन्होंने हमेशा से मुझे मजबूती दी है। तो उस समय जब मैं हरियाणा की राजनीति में 2004 के अंदर मैंने पहला कदम रखा था जी, राज्यसभा का, जिससे मेरे साथ फिर षड्यंत्र करा गया जी। और मेरे को हराया गया था 2004 में। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का विलय चौधरी बंसीलाल जी की सहमति के साथ और सुरेंद्र सिंह जी की सहमति के साथ सोनिया गांधी जी के साथ सीधा जो है मैंने बातचीत करी, और सोनिया गांधी जी ने अपनी रजामंदी दी एकदम तुरंत। हालांकि ये लोग कोई नहीं चाहते थे कि ये जो है कांग्रेस के अंदर आए, तो इन्होंने विरोध शुरू से ही ये चीज रही, शुरू से ही विरोध रहा है। शुरू से 2004 में मेरे साथ षड्यंत्र करा गया जब मैं राज्यसभा में आई, उस समय से यही लोगों ने ही षड्यंत्र करा। कहानी बहुत लंबी है, कहानी बहुत लंबी। तो ये 2004 इन्होंने ये सोचा कि अब एक और यहाँ पे आ गई है, तो और मेरे बारे में सब जानते हैं कि मेरा काम करने का ढंग बड़ा स्वच्छ ईमानदारी का वो है, कोई लुटाई का सिलसिला नहीं, कोई लारे लप्पे का सिलसिला नहीं। तो इन्होंने तो शुरू से ये हालात रखे। तो जब मैं आई तो उस समय सोनिया जी की जो है रजामंदी से और उनके कहने पर फिर मैंने ये हरियाणा विकास पार्टी का विलय जी, सुरेंद्र सिंह जी तो चले गए थे, आकस्मिक निधन हो गया, चौधरी बंसीलाल जी भी उनके बाद जाने के बाद बिल्कुल ही टूट चुके थे। बिल्कुल। तो 2004 में जब दोनों थे, उन दोनों की रजामंदी के साथ हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर मैंने करवाया, जिसका नतीजा ये था कि 2005 में जब सरकार बनी कांग्रेस की,
तो हवा थी, एंटी चौटाला वेव था, कांग्रेस की भी हवा थी, और हरियाणा विकास पार्टी का जो कार्यकर्ता है बहुत ही निष्ठावान, ईमानदार और जो है मतलब पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा में काम करा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 67 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली। बहुत बड़ी चीज थी, बहुत, बिल्कुल। तो उस समय जो है कांग्रेस की सरकार बनी, और आपने देखा कि मैंने जो है श्रुति जो है उस समय इत्तेफाकन 2009 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। तो वो केंद्र से काफ़ी सारा जो है नाबार्ड के जरिए पैसा, ये वो सारे बड़े बड़े उसने योजनाएं जो हैं भिवानी के लिए लेकर आई। पर एक एक चीज के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। हाँ, वही उसी पे हमने जब है एनसीआर के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ को शामिल करवाया, तब हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ी। और हम विपक्ष से नहीं लड़ रहे थे, अपने ही लोगों से, जो नहीं चाहते थे कि इनका काम हो। तो ये ज्यादा कठिन होता है, ये बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो हर एक चीज जो है अपने से ही लड़के और फिर काम करवाया जाए, तो आप समझ सकते हो कि कितना जो है आदमी इतना व्हाट इज द वर्ड, मतलब आप थक जाते हो या कहीं ना कहीं आप निराश होने लगते हो, डिमोरलाइज होने लगते हो। नहीं, डिमोरलाइज तो मैं इतनी आसानी से नहीं होती। आई डोंट गेट डिमोरलाइज, बिकॉज मेरे को प्रभु में बहुत विश्वास है, एंड इतना मादा उसने दिया है ऊपर वाले ने कि मैं लड़ती हूँ, और जब जायज लड़ाई होती है तो मैं उसमें पीछे कभी नहीं हटती हूँ। तो ये प्रभु की कृपा है। पर मतलब ऑल द टाइम मतलब यू आर रेस्टलेस, समझ गए ना। तो मतलब आप अब काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए तो आप कर नहीं रहे। अपने लिए कोई CLU नहीं मांग रहे, अपने लिए कोई काम धंधे नहीं किसी के मांग रहे, अपने लिए कोई नौकरियां नहीं मांग रहे, है ना। अपने लिए हम कोई कमाई नहीं कर रहे, कोई जमीनें नहीं खरीद रहे, हम तो लोगों के काम के लिए कर रहे हैं। फिर आप उसके अंदर बाधा डालते हो, उसके अंदर काम नहीं होने देते, फाइलें आपकी रुक जाती हैं। मैं मंत्री थी जब, तो एक समय तो ऐसा भी आया था, मैं तो उठा के फाइल फेंक आई थी। मैंने कहा भाई अब रखो, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, ये बात हुई थी। अरे बाप रे। अच्छा, क्योंकि जो है ऊपर जो बैठा रखे थे जनाब, वो जो है हर फाइल के ऊपर जो है वो रोक लगा दिया करते थे। अच्छा, तो अब मैंने तो साफ सुथरा काम करना है, और मेरे को नहीं चाहिए किसी चीज की जरूरत, मैं तो फिर साफ ही कराई थी काम। वो तो फिर अंदर फिर बैठ के बातचीत करके फिर दोबारा से वो करा गया। मैंने तो कह दिया, मैंने कहा आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से को मेरे ऊपर बिठा रहे हो तो उसी से करवा लो, मैं तो जीत के आई हूँ। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मेरे सिर पे बिठा रखी है आपने, और वो फाइलें मेरी रोक रहे हैं, तो मैंने कहा मैं नहीं काम कर सकती। जो जायज बात है, जो लोगों के काम है, उसके क्यों डिले करा जाए, उसका काम करो, फटाफट निकालो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। तो ये कहानियां सारी आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो कहते हैं ना, वो जैसे परत जमती गई वो वाली। पर फिर भी मेरे कभी भी किसी के लिए, सच्चाई मैं बता रही हूँ, आज भी कोई मन में वैर भाव नहीं है। मेरे जो बड़ा सा बड़ा प्रतिद्वंदी जो रहा है, उसके लिए भी मैं मन से जो है वो कोई गलत दुआएं कभी भी मेरे नहीं आती है ना। आई एम रेडी टू वर्क विद एनीथिंग, उस तरह की हूँ मैं। ठीक है। और ये अब भी जो है वी वर रेडी। अब जब तक हुड्डा साहब थे तब तक तो बैठ के बातचीत फिर भी हो जाया करती थी। वंस द सन स्टेप्स इन, वो बेटे ऐसे हैं इनके कि उसने तो अपने बाप को मरवा दिया। सच्चाई है ये, किसी को साथ नहीं लगने दे सकते, सच्चाई है ये। हर एक आदमी को लारे लप्पे देंगे, हर एक आदमी को थापी मारेंगे, तो असलियत तो कभी ना कभी सामने आएगी। जब आप किसी के साथ बैठ के बातचीत नहीं कर सकते और आप सबको इतना दूर कर दो, तो फिर खाई तो बढ़ती जाएगी। जी। हाँ, बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो नेचुरली तो खाई बढ़ती गई। इसी तरह से जो AICC की तरफ से जो प्रभारी हमारे को बनाकर भेजे, हर एक आदमी जो भी आए उसको आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठ दो। अब हमारे पास तो वो तामझाम नहीं है कि हम वो सारे सिलसिले कर पाएं जो ये कर सकते हैं। सही बात है, सही बात। हमने तो ईमानदारी से काम करा है, तो वो सौदे, वो जो काम है, धंधे जो है, वो हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभय चौटाला जैसे कुछ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ आप किरण चौधरी जी को देख रहे हैं, अभी तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं ऐसे जो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो भी निकलने वाले हैं। आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा है? देखो, अभय जी जो कह रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको घुटन महसूस हो रही है, पर हर एक के अंदर वो दम नहीं होता ना। जो दम होगा वो निकल आएंगे। सही बात। हाँ, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी
बहुत एक टाइम के बाद दम आपको चाहिए होता है। और हाँ, आदमी को ये सोचता है कि अरे इतना सारा मेरा निकल गया, चलो यहाँ छोड़ दो, यही आदमी सोच लेता है। लेकिन मेरा जैसा जो फाइटर है, मेरे को तो आखिरी दम तक, मैं तो मरती जो है मरते दम तक लड़ती ही मरूंगी लगता है जनता के लिए। कांग्रेस के जो मतलब जयप्रकाश की बात कर रही हूँ, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान को मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन आप इस तरह की मानसिकता को क्या कहेंगी? वो एक्चुअली कांग्रेस कल्चर के हैं ही नहीं, वो तो खुद ही इम्पोर्टेड है इधर उधर से, समझ रहे हैं? तो उनको तो इन चीजों का मालूम ही नहीं है। ग्रीन ब्रिगेड जिन्होंने चलाया हुआ और पता नहीं क्या क्या नहीं करे हुए हैं, सारे के सारे अब कहते हैं विरासत जो है बंसीलाल जी की मेरे पास आनी चाहिए। हाँ। कि मैं ही एक अकेला रह गया। बंसीलाल जी तो उसको 10 हजारों गालियां दिया करते थे। दूसरी बात, खराबा भी सारा पार्टी का उन्होंने, ये उनमें से थे जिन्होंने करा। हाँ। और चलिए ये बात तो बेकार की, ये तो दूसरी बातें हैं। लेकिन एक महिलाओं के ऊपर जिस नेता ने, इंदिरा जी ने इस नेहरू जी की लेगेसी को संवारा और देश को, क्या कहते हैं, देश के अंदर वो एक महिला, एक आयरन लेडी बनके जिनका नाम माना जाता है। सही बात है। ऐसी आयरन लेडी की आज तक कोई ऐसी महिला नहीं हुई। सही बात है। और फिर उसके बाद सोनिया गांधी जी जिन्होंने 24 साल तक कांग्रेस को संजोया और पार्टी को बार बार पावर में लेके आई, है ना? आप अपनी नेताओं के जो है गला घोट रहे हैं, इसका मतलब। कभी कभी इस पर बात करनी चाहिए ताकि आप महसूस कर सकें कि मैं क्या थी और मैंने किस तरह से, वही मैंने स्ट्रगल की बात की कि स्ट्रगल किया और अब मैं क्यों मजबूर हुई हूँ एक उस पार्टी को छोड़ने के लिए जहां मैंने अपना पूरा जीवन लगाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखो, इनको देखा, बीजेपी को देखा कि एक बहुत ही संगठित पार्टी है। हाँ। और जो काम करता है उसको काटते नहीं है, उसको आगे बढ़ाते हैं जी। चाहे कोई भी कहीं भी हो, छोटा से छोटा कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। हाँ, ये तो है। छोटा से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो ये बात तो इन्हीं के अंदर है और कहीं नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, सरकार के अंदर बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, कई चीजें गलत हो जाती हैं जब सरकारें चलती हैं। पहले कांग्रेस सरकार में भी हुआ है, इनके भी हुआ होगा। लेकिन मैम एक बात तो हर चीज कोर्स करेक्शन के साथ जब करी जाती है तो आगे आदमी बढ़ सकता है। इसके अंदर, इनके अंदर ये मादा है कि जहां ये लगा कि हाँ भाई ये ठीक नहीं हो रहा तो उसको तुरंत सही कर उसको आगे काम करने। मैं तो 15 दिन के अंदर अंदर देखकर हैरान रह गई हूँ जिस तरह से काम करते हैं। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है अभी? नहीं, बहुत संतुष्ट। अच्छा। और बहुत, वो कहते हैं ना, कंफर्टेबल अब मैं महसूस कर रही हूँ पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा। कि मेरे को डर और भय और वो जो है, क्या यहाँ पे आपको लगा, या आपको बीजेपी में अभी ऐसा क्या लग रहा है जो आप मिस कर रही थी वहां पे? नहीं, मान सम्मान इतना जबरदस्त तरीके से, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया हो, हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे विप्लव देव ठाकुर जी हों, मदन प्रधान जी जो हमारे जो प्रभारी हैं। मैं तो अभी नहीं आई हूँ, पर मेरे को जिस तरह से जो है पार्टी ने संजोग के, मतलब सजा के जो लेकर आए हैं और जिस तरह से मान सम्मान दिया है, मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं अगर ये फैसला अगर बहुत पहले ले लेती तो आज ना जाने कहां से कहां और होते। आपको पता है ना उदयभान जी ने क्या कहा है आपके लिए? क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि ये तो जब कांग्रेस में थी तब भी वो एक्चुअली पीछे पीछे बहुत दिनों से बीजेपी के साथ चल रहा था। उदयभान जी की तो अब क्या बात करें। उदयभान जी को तो अपना ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि फिर मेरा भी मुंह खुलवा दिया अब उन्होंने। हाँ? उनके बारे में कौन नहीं जानता उदयभान जी के बारे में। क्योंकि आपने वो बात कही ना, इसलिए एकदम से मुझे याद आया। सब जानते हैं उदयभान जी के बारे में। अच्छा। कहाँ, ये जो आज जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आता है आया राम गया राम, राजनीतिक। अच्छा। उसके अंदर, अच्छा, तो उसके अंदर इनके पिताजी का नाम आता है। अच्छा। कि जो मतलब आधे घंटे में, 1 घंटे के अंदर इधर उधर उधर इधर उधर उधर, अच्छा, फिर दोबारा से जिन्होंने करा। खुद भी जो है कभी चौटाला में थे, फिर चौटाला से छोड़कर कांग्रेस में आए, फिर इंडिपेंडेंट लड़े, फिर वापस आए। इस तरह का काम इन्होंने करा है, तो इनकी क्या बात करी जाए। अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, ठीक है, तो अब आप अपने सामने क्या चुने होते, क्योंकि एक नई पार्टी है, जो भी है भले ही बहुत अच्छे से सब कुछ, आपको बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि एक दूसरी पार्टी में आकर चुनौतियां दूसरे तरह की होती हैं। तो अगले कुछ महीनों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? नहीं, मैंने ये देखा कि जिस तरह से आरएसएस और इनका ये जो समन्वय है बीजेपी का,
कार्यकर्ता हैं, सबसे मैं मिली हूँ। हाँ। और सबने मुझे वेलकम करा है। हाँ। तो मुझे तो ये महसूस होने लगा है कि आसान रास्ता है आगे का। अच्छा। कि इस तरह के लोग मुझे मिल गए हैं। अच्छा। जो आगे मतलब जिनकी इकाइयां हैं, जो काम करेंगे, सारा कुछ होगा, कि सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड नहीं होगा। आप इनका तो पूरा संगठन का पूरा है, प्रॉपर संगठन, पूरी तरह से संगठित संगठन है। दूसरा जो है, जो कई चीजें ऐसी हैं जो अब करी गई हैं, जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, जो बहुत ही मधुर वाणी के हैं। हाँ जी, हाँ जी। इतने सरल आदमी हैं, मैं तो हैरान होती हूँ सच्ची में। और अच्छा इतना लगता है, स्पोकन बहुत। हाँ, सच अ गुड मैन। वो उन्होंने आके भिवानी के अंदर वो जो है अंत्योदया स्कीम की, हाँ। वो जो चेक बांटे हैं, तो जो है जो गरीब से गरीब, जो पुअर से पुअरेस्ट है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, 1,80,000 की जिसकी पूरे साल की आमदनी नहीं है, उसको चेक बांटे गए हैं। 3 लाख के, 1 लाख के, 2 लाख के, 5 लाख के चेक बांटे गए हैं। तो ये गरीब लोगों को ऊपर उठाने की बात है। फिर इन्होंने जो अनाउंस करा है कि जो गरीब लोग थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, जिनको घर देने थे गरीबों को, और जिनके घर नहीं मिले, या तो उनको घर दिए जाएंगे जो रुक गए थे अब, या उनको 1-1 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाएगा। बिल्कुल। ये इसी तरह से जो खरीफ की फसलें, किसानों के लिए इतनी बड़ी बात करी है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली कलम से जो है किसान निधि, पहला जो उन्होंने काम किया, पहला जो उनका फैसला था, आते ही वो किसानों के हक का फैसला किया। किसान निधि के ऊपर जो है कानूनी तौर पे उन्होंने साइन करा। कितना 17,000 करोड़ जो है वो रिलीज हुआ, ऐसे कुछ एग्जैक्ट तो मेरे को फिगर नहीं याद। वो पूरा का पूरा जो है रिलीज करा गया किसान भाइयों के लिए। तो आपको लग रहा है कि अब खरीफ फसलें जो हैं, जो आज तक इतनी एमएसपी दी नहीं गई थी, जो है लेकिन मैम किसानों को समझ तो नहीं आ रही, अभी भी विरोध तो अभी भी जारी नहीं है। वो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये किसानों के लिए करा जा रहा है ना, किसानों के लिए करा गया। ये एमएसपी किसके लिए होती है? आप किसान हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो एमएसपी तो आपको मिलेगी ना जी। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में वो ये चाह रहे हैं कि इसको कानूनी रूप भी दिया जाए। वो भी मैं समझती हूँ आने वाले समय में ये पार्टी जो है कुछ ना कुछ तरीके से इसको भी, इसका समन्वय निकालेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी विधानसभा चुनावों में आप कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैं, कैसी स्थिति में देख रही हैं और बीजेपी को कहाँ पा रही हैं? अब आप देखो, इस इलेक्शन के अंदर जो है ये संविधान की कॉपियां दिखा रहे हैं सारी जगह। संविधान लोकसभा खराब कर देंगे, संविधान का ये हो जाएगा, संविधान का वो हो जाएगा। ये खाली एक नैरेटिव बनाया गया है। अच्छा, आप भी तो थी उसमें शामिल? मैं थी शामिल, मैं तो खुद कह रही हूँ। अब खुल के बोल सकते हैं, उस समय तो हम भी उस षड्यंत्र के अंदर हम भी थे। पर लेकिन सच्चाई ये है कि कौन संविधान को हाथ लगा सकता है? संविधान के ऊपर, संविधान जो है वो हमारा सर्वोपरि है हिंदुस्तान के अंदर जी। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने उसको सिर के मतलब माथे पे चुटकारा सबसे पहले। और दूसरी बात, सारे जितने आज 2 दिन से ये जो स्वेरिंग इन हो रही है, ये संविधान के ऊपर तो हो रही है। संविधान को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं ये जो है प्रण करता हूँ, यही है ना? आप सुनिए सारा का सारा। तो संविधान के साथ कौन छेड़छाड़ कर सकता है? ये तो बेकार की बातें हैं। देखो, समय समय पर संविधान का अमेंडमेंट्स होते हैं, जो वो तो होना भी चाहिए, वो होना भी चाहिए, क्योंकि समय से वो संविधान के अंदर प्रावधान है। प्रावधान भी है। मैं तो एक वकील हूँ, मैंने तो बहुत अध्ययन करा हुआ है संविधान का। तो वो जो है वो प्रावधान है कि समय समय पर अमेंडमेंट वो जो है अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम्स, है ना? और कांग्रेस के अंदर के कार्यकाल में 70 साल के 60 साल 70 साल के कार्यकाल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। मेरे सामने जो है 74th अमेंडमेंट हुआ था जब ये पंचायती राज को लेकर आए थे। तो ये अमेंडमेंट्स को आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि आप ये छेड़छाड़ कर रहे हो। ये अमेंडमेंट्स का मतलब छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। हाँ, संविधान के साथ छेड़छाड़ एक बारी जरूर हुई थी, और वो बात मैं आज कहूंगी। और वो छेड़छाड़ हुई थी 1975 के अंदर। अच्छा। जब इमरजेंसी लगाई गई थी। अच्छा। तब संविधान को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। और वो इमरजेंसी किसने लगाई थी? नहीं, वो तो खैर सभी को पता है, सबको मालूम है। तो वो भाजपा की देन नहीं थी, भाजपा तो कहीं आसपास भी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम,
तमाम मुद्दों पर, और कह सकते हैं कि दिल खोल कर अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हमें भी यही चाहिए था, सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं, वो बातें जो जनता समझना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों का एक कारवां जो है वो एकदम से टूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद वैशाली।